हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों को, जो कि आपको सुपर टेट, यूपी टेट, डीएसएसबी, सीटेट में आपको पूछे जाते हैं। वैसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यदि आप इनको कर लेते हैं तो आपको कोई भी प्रश्न आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रत्येक क्वेश्चन एक अपने आप में कॉन्सेप्ट लेकर के चलता है। उनके एक प्रश्न भी सीखिएगा और उसका कॉन्सेप्ट भी आप सीखिएगा कि ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाना है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना विलंब किए हुए उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उनके कॉन्सेप्ट को भी हम लोग सीखते हैं, अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में आपको बताना है। पहला कह रहा है कि एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। जो भाज्य संख्या, पहले भाज्य संख्या समझिए कि भाज्य संख्या कहते किसे हैं। भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाज्य हो। कहने का अर्थ क्या है कि जो एक से विभाज्य हो, खुद से विभाज्य हो, क्या हो, खुद से विभाज्य तो होगी ही, एक से विभाज्य होगी, खुद से विभाज्य तो कोई भी संख्या होगी, उसके अलावा कम से कम एक और संख्या से बराबर हो। इसके अलावा, के अलावा, ठीक है ना, के अलावा कम से कम एक संख्या से विभाज्य हो, कम से कम एक संख्या से विभाज्य हो, ठीक है ना, संख्या से विभाज्य, वो कहलाती है आपको भाज्य संख्या। यदि भाज्य संख्या के बारे में बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। सबसे छोटी संख्या क्या होने वाली है, भाज्य संख्या 4 होने वाली है, जो कि 1 से कटेगी, 4 से कटेगी और उसके अलावा एक और संख्या है 2, जिससे कि 4 क्या होगी, कटेगी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भाज्य संख्या वो होती है कम से कम से कितने होते हैं, 3 गुणनखंड होते हैं, अर्थात वो 1 से भी कटेगी, अर्थात वो संख्या क्या होनी चाहिए, 1 से कटेगी ही, खुद से कटेगी, लेकिन अपने अलावा भी कोई 1 से कटनी चाहिए, वो कहलाती है भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है आपको 4 होती है। इसके बाद के बारे में बात करें तो इसके बाद क्या होने वाली है, आपको 6 होने वाली है, उसके बाद 7 होगी नहीं, उसके बाद 8 होने वाली है, उसके बाद 9 होने वाली है। इसी तरह से ये बात चलती रहेगी, ठीक है ना। आपको 10 होने वाली है। ये सभी के सभी आपको भाज्य संख्या है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। हाँ, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। ये 9 क्या है, भाज्य संख्या है। 9 क्या है, भाज्य संख्या है और साथ साथ विषम संख्या भी है। ये 2 से नहीं कटने वाली संख्या है, तो एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। यहां पर कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। अब अभाज्य संख्या के बारे में दोस्तों समझ लीजिए। यदि संख्याओं के बारे में नहीं जानते हैं ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, फर्स्ट वीडियो है, ठीक है ना, और वहां से उस वीडियो को आप देख करके सभी संख्याओं के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसे आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में बात किया जाए तो पहले यह समझिए कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, खुद से कटे और 1 से कटे, खुद से कटे और 1 से कटे, उसे हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। अर्थात यहां पर बात किया जाए तो ये कहलाता है प्राइम नंबर, ठीक है ना। प्राइम नंबर आपको एक कहलाता है और जो आपका यहाँ पर भाज्य होता है आपको कंपोजिट नंबर कहलाता है, ठीक है। जो भाज्य होता है आपको कंपोजिट नंबर कहलाता है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर के बारे में बात किया जाए, वो संख्या जो 1 से कटे और सिर्फ खुद से कटे, उसके अलावा किसी और से न कटे, तो वो संख्या कौन हो सकती है, 2 होगी। 1 नहीं होने वाली है, ठीक है ना, 2 होने वाली है, 3 होने वाली है, 5 होने वाली है, 7 होने वाली है और इसी तरह से आपका ये बढ़ने वाला, ठीक है ना। 7 के बाद आपको 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, अब 11 आएगा, उसके बाद आपका 13 आएगा। इस तरह से संख्याएं क्या होंगी, बढ़ती रहेंगी। यदि इनके बारे में भी बात किया जाए, इनके बारे में भी यदि बात किया जाए तो कितनी संख्याएं होंगी, अनंत संख्याएं होने वाली हैं। यदि कहा जाए कि भाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, अनंत है, उसी तरह भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, अनंत है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ आई। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक में कितनी आपको यहाँ पर अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कितनी है, इसके बारे में बताइए। तो 1 से लेकर के 100 तक में टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 1 से लेकर के 50 तक में आपको कितनी अभाज्य संख्या है, तो उनकी संख्या 15 होती है। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 1 से लेकर 50 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो उनकी संख्या आपको 10 होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। और यदि पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं प्रीवियस ईयर का, तो उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। और वैसे प्रश्न आपको पूछा गया है कि इसमें कितनी अभाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे गए और मैं ऐसा करता हूं कि आप प्राइम नंबर के बारे में समझ चुके हैं। अब ये 2 के बारे में बात किया है, तो 2 क्या होगा, 1 से कटेगा
और 2 से कटेगा, अब इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 3 के बारे में बात करें तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसके अलावा कुछ भी कोई से नहीं कटेगा। 5 के बारे में बात करें तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ वो बात किया जाए कि जो आपको अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, क्या होती है? 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, उसके अलावा किसी और से नहीं कटती है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि उसका जो 2 गुणनखंड आपको प्राप्त हो, यहाँ पर 1 के क्या 2 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर 1 और 2 2 के प्राप्त हो रहे हैं, 3 के 1 और 3 प्राप्त हो रहे हैं। क्या यहाँ पर 1 के प्राप्त हो रहे हैं 2, 1 क्या 1 ही प्राप्त हो रहा है, 1, ठीक है ना, स्वयं अपने आप से कट रहा है। तो इसलिए ये क्या है? ये आपको छोटी अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर छोटी अभाज्य संख्या होने वाली है क्या? आपको 2 होने वाली है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको 2 है, और ये जो 2 है ना, सम अभाज्य, सबसे छोटी और सबसे पहली आपको सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा अब कोई आपको सम अभाज्य संख्या नहीं मिलने वाली है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य के बारे में बात की जाए तो आपको 3 होने वाली है, ठीक है ना। ये आपको क्या है? आपको ये विषम अभाज्य है, ये आपका विषम अभाज्य संख्या है। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ये आपका विषम अभाज्य संख्या है, और जो ये है आपको ये सम अभाज्य संख्या, ठीक है ना। इसे हम लोग सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं, ठीक है, सम अभाज्य संख्या भी आपको कहते हैं। और यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 हो जाएगी। अभाज्य संख्याओं में सम अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है। क्या कोई दिक्कत है? क्या ऐसी कोई संख्या है जो कि अभाज्य होते हुए भी सम है? तो वो 2 है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई। इससे आपको बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और एक कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। इतनी बात यदि आपको पता हो तो। आगे इसमें कह रहा है 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। यहां पर कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल क्या सदैव अभाज्य संख्या होता है। ये 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, इनका योग कीजिएगा तो क्या आने वाला है? 3 का योग कीजिएगा तो आपको 5 आने वाला है। 5 क्या होने वाला है? अभाज्य संख्या है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये सदैव नहीं हो सकता। अब यहीं पर ध्यान दीजिए, ये 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या, इनका योग करते हैं तो 8 आता है। 8 क्या अभाज्य संख्या है? 8 अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर सम संख्या भी है, कंपोजिट संख्या है, अर्थात भाज्य संख्या भी 8 है, ठीक है ना। तो ये क्या है? गलत बात है। तो यहाँ पर ये भी क्या है बात आपका, यहाँ पर 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? हमेशा ये गलत होगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रश्न वही आ गया, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि क्या है, 2 क्या है? एक सम अभाज्य संख्या है। क्या है? सम अभाज्य संख्या है। मैं ऐसा करता हूं कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गए हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। अंत तक बने रहिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। इसमें कह रहा है कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में बताइए। क्या आप जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। सरल रेखा, सरल रेखा क्या है? सरल रेखा अर्थात दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तार जिसका हो वो सरल रेखा कहलाती है। आमतौर पर जो रेखा है अपरिभाषित है। अपरिभाषित इसलिए है कि इसकी सिर्फ इसमें लंबाई होती है, न तो कोई चौड़ाई होती है, नहीं तो कोई इसमें मोटाई होती है। ये तो देखने में आपको लग रहा है कि ये कुछ न कुछ मोटी है, इसकी मोटाई कुछ न कुछ है, लेकिन वास्तव में जो रेखा होती है उसकी कोई मोटाई नहीं होती। ये सिर्फ मानने के लिए है कि आपको इसकी ये रेखा है, सिर्फ आपको ये दर्शाने के लिए रेखा है, बशर्ते इसमें कोई मोटाई नहीं होती। उसी तरह से यदि हम लोग बिंदु के बारे में बात करें तो बिंदु भी क्या है? एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को दिखाने के लिए ऐसा हमने मतलब डिनोट इस तरह से करते हैं। वास्तव में ये बिंदु भी अपरिभाषित है, न इसमें लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, और न ही मोटाई होती है। सिर्फ एक मानने की बात है कि ये पॉइंट है तो पॉइंट है। अब इसकी न लंबाई चौड़ाई, अब ये आप जो देख रहे हैं इसकी भी कुछ न कुछ आपको लंबाई चौड़ाई मोटाई है, लेकिन वास्तव में जो पॉइंट होता है उसका कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होता है। तो ये जो आपका रेखा होता है, जो रेखा होता है ना, आपको पॉइंट के समुच्चय से ही बना होता है, लेकिन अनंत पॉइंट्स जिसकी कोई अंत ही नहीं हो, अर्थात एक रेखा पर कितने पॉइंट हो सकते हैं? अनंत बिंदु हो सकते हैं। उसी तरह से यदि हम लोग बात करें कि इससे एक वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु हो सकते हैं, कितने पॉइंट होते हैं? जो वृत्त का परिधि बना हुआ है ये भी अनंत पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें भी कितने होने वाले हैं? पॉइंट्स की संख्या अनंत, अनंत आपको होने वाले हैं। कोई दिक्कत है? मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको दे दिए जाए कि यहाँ पर कितने संख्या होगी बिंदुओं की, कोई रेखाखंड वृत्त, इस तरह से आपसे प्रश्न दे दिया तो उसमें आपको अनंत उसका सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर बात कर रहा है असंख्य, यहाँ पर असंख्य, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अनंत कहिए, असंख्य कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, उसका वही आपका मतलब निकलता है। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 2 के पावर -1, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 के पावर -1 का पावर आपको माइनस है। तो जब भी आपको पावर हो और ब्रैकेट हो तो पावर आपस में क्या होते हैं, गुना हो जाते हैं। कहने का अर्थ समझिए कि यदि a के पावर m हो और उसका ब्रैकेट देकर के पावर n कर दिया जाए तो क्या होता है, a के पावर m गुना n होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी पावर क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अर्थात -1 गुणा हो जाएगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको निकल करके आया 2, आपको निकल करके आया। तो इसमें कह रहा है कि सरलीकरण से प्राप्त संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभाज्य संख्या होगी। क्या ये 2 अभाज्य संख्या है? हाँ है। 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम अभाज्य संख्या है। ये बात आपका सही है। आगे कह रहा है कि 2 का गुणक होगी। हाँ 2 का क्या है, गुणक है। ये 1 गुना 2 है ना, तो ये 2 का गुणक है। तो तीसरा भी आपका सही हो गया। आगे सम संख्या है। हाँ सम संख्या भी है। विषम संख्या है, नहीं विषम संख्या नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कूट में कौन सा ऑप्शन सही है उसके बारे में बताइए। तो 1 2 3 सही है। 1 2 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि अच्छी तरह से समझ में आ गया है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है, इसके बारे में आप बताइए। ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, प्रीवियस प्रश्नों में। तो आप यदि जानते हैं तो आसानी से बता सकते हैं कि इसका क्या आंसर होने वाला है। यदि नहीं जानते हैं तो समझिए, रेखा जो दोनों दिशाओं में उसका अनंत विस्तार होता है वो रेखा कहलाता है। रेखा में सिर्फ लंबाई होती है, नहीं चौड़ाई होती है और नहीं कोई मोटाई होती है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद यदि बात किया जाए इस पे पॉइंट्स, जो भी रेखा बनी होती है ना, ये आपको अनंत पॉइंट से मिलकर के आपको रेखा बनी हुई होती है, ठीक है, अनंत पॉइंट से। पॉइंट भी क्या है, पॉइंट क्या है, यदि पॉइंट के बारे में बात करें कि पॉइंट क्या है, पॉइंट दोस्तों अपरिभाषित है। न तो इसमें कोई लंबाई है, न चौड़ाई है और न ही कोई मोटाई है, ठीक है ना। इसलिए क्या है, आपको अपरिभाषित है। ये मानने के लिए हमने इसका डिनोशन के लिए सिर्फ यहाँ पर दे दिया गया है कि ये पॉइंट है, इसकी भी कुछ ना कुछ मोटाई है, लेकिन वास्तव में पॉइंट की कोई मोटाई, कोई लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से यदि बात किया जाए कि इस पर कितने ऐसे ऐसे पॉइंट होंगे, तो आपको अनंत पॉइंट होने वाला है। कितने आपको पॉइंट होने वाले हैं, अनंत, जिसकी कोई अंत ही नहीं है, उतने पॉइंट आपको होने वाले हैं। उस तरह से यदि किरण के बारे में बात की जाए, यदि इसे भी आपसे पूछ सकता है कि एक किरण पर कितनी रेखाएं हो, कितने पॉइंट हो सकते हैं, तो इस पर भी क्या होने वाले हैं, आपको अनंत होने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। उसी तरह से वृत्त के बारे में बात करें तो वृत्त भी क्या बनता है, बहुत सारे पॉइंट्स के समुच्चय से ही आपको वृत्त बनने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें भी यदि पॉइंट्स कहा जाए कि इसके परिधि पर कितने पॉइंट्स होंगे, तो आपको अनंत पॉइंट्स होंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से इसमें और भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ये भी अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा किसी एक ही पॉइंट पर टच करता है वृत्त को। यदि वह किसी एक ही पॉइंट पर टच करेगा और इस पर अनंत पॉइंट्स हैं इसके परिधि पर, तो रेखाओं की संख्या भी क्या होने वाली है, अनंत होने वाली है। उसी तरह से इससे और भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, तो वृत्त के 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा व्यास कहलाती है। उसी तरह से इसमें व्यासों की संख्या भी अनंत होने वाली है। क्या कोई कंफ्यूजन है? इतना कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको एक तरह से समझ में आ गया कि इसमें यदि बात किया जाए इसमें व्यासों की संख्या के बारे में, तो ये भी आपको अनंत होने वाली है। स्पर्श रेखाओं की संख्या के बारे में बात की जाए, वो भी आपको अनंत होने वाली है। यहाँ पर इसके पॉइंट के बारे में बात किया जाएगा, कितने इस पर पॉइंट है, तो अनंत पॉइंट होने वाले हैं। इस पर यदि पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो इसमें भी कितने पॉइंट होने वाले हैं, अनंत पॉइंट होने वाले हैं। यदि किसी रेखाखंड के बारे में बात किया जाए, ये कोई रेखाखंड है, इस पर कितने पॉइंट है, तो इस पे भी आपके अनंत पॉइंट ही होने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आसानी से आप बना लेंगे। अनंत कहने का अर्थ है कि असंख्य, जिनका कोई संख्या आप नहीं गिन सकते, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब देखिए दोस्तों, ये आपके प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, इसके बारे में आपको बताना है। ये जो बहुभुज होने वाला है दोस्तों ना, आपको षष्ठभुज होने वाला है। ये आपका जो बहुभुज होता है आपको षष्ठभुज होता है। षष्ठभुज के जो अंतः कोण होते हैं आपको 120 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। और इसके अब बाह्य कोण के बारे में बात किया जाए तो बाह्य कोण आपको कितने होने वाले, आपको 60 डिग्री होने वाले हैं। तो ये आपको षष्ठभुज होता है। इसमें 6 भुजाओं होती हैं। तो 6 भुजाओं वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है और यही इसका सही आंसर है। मैं
आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर एक षष्ठभुज के अंतः और बाह्य कोणों का अंतर क्या है, 60 होगा। यहाँ पर 120 है, एक रेखा पर आपको कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है। और 180 डिग्री में यदि हम लोग 120 को घटाएं, 120 को घटाएं तो क्या बनने वाला है, आपको 120 को घटाएंगे तो 60 डिग्री प्राप्त होने वाला है ना। तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका बाह्य कोण हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, ये कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए और इसका ऑप्शन नंबर सही, ये सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको पूछाते हैं, ऐसे प्रश्नों को आप देखेंगे और डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। पहले सुनिए कि ये प्रश्न कह रहा है कि किसी आयताकार खेत का विकर्ण आपको दिया हुआ है। कोई आयताकार इस तरह का आपका खेत है, कोई आयताकार यहाँ पर खेत है और इसके विकर्ण के बारे में दिया हुआ है कि ये आपको 17 मीटर है, ठीक है। आगे इसमें कह रहा है कि इसका जो परिमाप है, जो इसका परिमाप है, ये आपको दिया हुआ है कि परिमाप उसका 46 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर परिमाप अर्थात चारों भुजाओं के योग के बारे में दे रहा है कि ये आपको 46 मीटर है। तो यहाँ पर खेत के क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है कि खेत का क्षेत्रफल बताइए। आप जानते हैं कि ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये क्या है, विकर्ण है। तो यदि आप ट्रिपलेट जानते हैं कि ट्रिपलेट इसका क्या होता है तो आसानी से आप बता सकते हैं। ट्रिपलेट के अनुसार जब ये भुजा, आपको यहाँ पर ट्रिपलेट के बारे में इसके बात करें कि जो इसका ट्रिपलेट होता है, तो जब इसकी ये भुजा आपको 17 हो गई ना, जब ये आपको 17 होगी, सबसे बड़ी भुजा 17 हो गई, तो बाकी वाले भुजा ट्रिपलेट में क्या होते हैं, 15 होते हैं और 8 होते हैं, ठीक है ना। आपको दोनों कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ये भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इसके अलावा भी कैसे आपको बनाया जा सकता है उसके बारे में भी बताऊंगा, तो घबराइए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रिपलेट क्या होते हैं, 17, 15 और 8 आपको होते हैं, अर्थात 8, 15 आपको 7 होते हैं। तो यहाँ पर ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी और ये वाली भुजा आपको यहाँ पर 15 हो जाएगी ट्रिपलेट के अनुसार, यदि आपको ये ट्रिपलेट पता हो तो। नहीं पता है तो फिर आप जेन्युइन जो तरीका है उससे आप बनाएंगे, कुछ ना कुछ आपका समय लगेगा। तो यहाँ पर इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। आपको पता होगा कि ये भुजा 8 है तो ये भी 8, ये 15 है तो ये भी 15 है। तो इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, 15 और गुना 8 हो जाएगा, अर्थात क्षेत्रफल क्या आने वाला है, 120 आने वाला है। 120 नहीं, आपका यहाँ पर 15, 8 है तो आपका यहाँ पर 120, हाँ 120 ही आने वाला है। 120 ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यदि तकलीफ है तो अब इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है आपको, यहाँ पर क्या है आपको, ये 17 है तो इसे आप मान लीजिए कि ये एल है तो ये आपका बी है, ये लंबाई है तो ये आपका चौड़ाई है। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब लंबाई चौड़ाई है तो ये आपका क्या है, इसका विकर्ण है, तो ये आधार का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा। आप जानते हैं कि जो विकर्ण का स्क्वायर होता है अर्थात 17 का स्क्वायर होता है, उनके आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर एल का स्क्वायर और प्लस आपको यहाँ पर बी के स्क्वायर के आपको बराबर होगा। क्या कोई यहाँ पर दिक्कत है, कोई दिक्कत इसमें होने वाली है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो 17 होता है, 17 कितना होता है, 289 आपको हो जाने वाला है, ठीक है ना। ये 289 और बराबर आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाने वाला है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसके परिमाप के बारे में बात करें, तो परिमाप भी आप जानते हैं कि क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई क्या है, एल है और चौड़ाई है आपका बी, एल है और बी है और परिमाप आपको पता है कि परिमाप आपको 46 है, तो यहाँ पर इसके 46 के बराबर कर दिए। क्या कोई दिक्कत है, यहाँ पर आप इसे कटा सकते हैं, यहाँ इसे आप कटाइएगा तो क्या आने वाला है, कटाइएगा तो ये आपको 23 आने वाला है, ये आपको कट गया, ठीक है ना। 23 गुना के 46। अब इसका दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, दोनों तरफ क्या कीजिएगा आप यहाँ पर स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ये 2ab था 2lb हो जाएगा और इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर 3 के 9, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, ठीक है ना। तो 12 के लिए आपको 2 हो जाएगा, बचे कितना 1 और 2 दूना के 4, 1 5, अर्थात 529 आपका यहाँ पर होने वाला है। यदि आप नहीं जानते हैं, इस तरह से आप किसी भी संख्या के 2 अंकों की संख्या का आप गुणा करा सकते हैं। मान लीजिए कि ये 23 ही है और 23 से ही आपको गुणा कराना है, ठीक है ना। यदि आपको वर्ग न याद हो तो आप कैसे करा सकते हैं, मन में ही करा सकते हैं। इससे गुणा कराइएगा, 9 होने वाला है, इससे आपको तिर्यक गुणा कराना है, इससे और जोड़ देना है। तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 के लिए 2, बचा कितना 1 और इससे आपको गुणा करा देना है। तो 2 दूना के 4 और 1 बचा हुआ 5, अर्थात कितना होने वाला है 529। बशर्ते आपको यहाँ पर याद होना चाहिए 1 से लेकर के 30 तक का तो वर्ग आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से 529 हो गया, आपको 23 का वर्ग। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात किया जाए, ध्यान दीजिए, ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर ही तो है ना। एल स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 200 आपका 89 है। 200 कितना है आपको 89 है एल स्क्वायर बी स्क्वायर का, तो उसी का तो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और उधर ले जाकर के घटा दीजिए। उधर क्या कीजिएगा आप यहाँ पर उसे घटा दीजिए,
ठीक है। यहाँ पर उसे आप घटा दीजिए, यहाँ पर मान कर चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा लिखा गया है, इसको हम काट दे रहे हैं, ठीक है। उधर आपको घटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये 2LB बराबर 529 में से ये जा करके L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अर्थात ये 289 में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आनी ही चाहिए। अब यहाँ पर इसे घटाइए, घटाइएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर इसे आती है, आप घटाते हैं तो क्या आने वाला है, 9 में से 9 जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ये 12 में से 8 जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ये 4 है, 4 में से 2 जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, अर्थात 240 हो जाएगा। ये क्या है, L गुना B बराबर है 2 गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में, अर्थात 240 और बटा में 2 कर दीजिएगा, आएगा क्या, 120। ये क्या होगा, वर्ग मीटर होगा, 120 वर्ग मीटर। क्यों होगा, ये क्या है, ये लंबाई है ना, एल क्या है आपको यहाँ पर लंबाई है और बी क्या है आपको चौड़ाई है। और आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यही ना एल गुना बी है बराबर आपका 120 वर्ग सेंटीमीटर। आप इतना किए तब इस आंसर तक आप पहुँच गए। यदि आपको ट्रिपलेट पता हो कि ट्रिपलेट यदि आप याद रखें तो कुछ तो ट्रिपलेट आपको याद ही रखना चाहिए, जो कि मशहूर ट्रिपलेट है जिनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो वह उन ट्रिपलेट को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ट्रिपलेट निकालने का भी तरीका होता है, यदि नहीं देखे हैं तो पिछला मैंने आपको बताया है, पुनः आपको बताऊंगा एक बार कैसे ट्रिपलेट निकाला जाता है। और मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। जैसे जब भी ऐसे प्रश्न दिखेंगे तो यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो आसानी से बना सकते हैं, ये सेकेंडों का काम है, 2-4 सेकंड में बना सकते हैं। और नहीं तो इससे आप बनाइएगा तो 2-3 मिनट तो आराम से लग जाने वाले हैं, उससे कम आपको लगेंगे नहीं, 2 मिनट आपको लग सकते हैं, 2 मिनट आपको शायद लग जाए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको पूछे गए हैं, यहाँ पर 2 संख्याओं दिया हुआ है, इनका आपको एचसीएफ दिया हुआ है, और वो 2 संख्याएं उनका आपको एलसीएम दिया हुआ है कि 24 है। तो यहाँ पर एक संख्या ए है तो दूसरी संख्या 8 है, वहाँ पर भी वही बात है, और इनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा जानना है, क्या जानना है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, कि जब 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात किया जाए ना, तो उनका गुणा जो होता है ना, वो हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। जो एल है ये एलसीएम है और जो एच है ये आपको एचसीएफ है, अर्थात हमेशा 2 संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। यहाँ पर एक संख्या ये है, ठीक है ना, ये क्या है आपको n1 है तो ये आपका n2 हो गया, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर n1 यदि बात किया जाए a है तो ये a हो गया, गुना n2 यदि 8 है तो ये 8 हो गया। यदि एलसीएम के बारे में बात करें तो एलसीएम आपका यहाँ पर 24 है, और एचसीएफ के बारे में बात करें तो एचसीएफ कितना है आपका यहाँ पर 4 है, तो ये 24 गुना 4 के बराबर हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, आसानी से बना सकते हैं। 8 तरीके 24, तो यहाँ बात किया जाए कि यहाँ पर आपसे पूछ रहे थे कि a का मान क्या होगा, इसलिए a का मान क्या होने वाला है, 4 तिहाई 12। 12 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो रिलेशन होता है, तो 2 संख्याओं का गुना हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुने के बराबर होता है। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ आ रही है। यदि आप समझना चाहते हैं तो इसे बात आप समझिए। यदि मान लीजिए कि 2 संख्याएं हैं, 2 और 4 हैं, इनके एलसीएम के बारे में बात किया जाए, एलसीएम के बारे में बात किया जाए तो ये आपको 4 होने वाला है। यानी कि एचसीएफ के बारे में बात किया जाए तो जो दोनों में कॉमन हो वो आपको होता है, एचसीएफ क्या हो गया आपका 2 हो गया, और आपका एलसीएम यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ पर बात किया जाए कि 2 संख्याओं का गुणा, अर्थात n1 इंटू आपको n1 और आपका n2 हमेशा गुना क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम क्या है आपका 4 है, और एचसीएफ क्या है आपका 2 है। 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 8 ही आपको प्राप्त होने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, और मैं ऐसा करता हूँ कि आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा, और नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब देखिए दोस्तों, ये सरलीकरण से आपका प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए देखिए ध्यान से क्या है, सबसे हम लोग छोटा ब्रैकेट का क्रिया करते हैं। यदि उसमें आपको रेखा ब्रैकेट मिल जाए, अर्थात यहाँ पर जो आपको लाइन ब्रैकेट है ना, इसके बारे में यदि आपको मिल जाए तो पहले उसकी क्रिया आप करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ से आप क्रिया, इसको पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इधर से क्रिया आपको शुरू करना है। शुरू कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 13 है, 13 में से 7 को यदि आप घटाते हैं तो क्या प्राप्त होने वाला है, 6 प्राप्त होने वाला है। और 6 क्या हो जाएगा, इस 24 में आकर के भाग लग जाएगा, इस 24 में आकर क्या लग जाएगा,
जाएगा, भाज लग जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। तो यहाँ तक की क्रिया आपको टोटल समाप्त होकर के आ गई 4। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये माइनस है और ये आपका प्लस है, तो यहाँ तक की क्रिया के बारे में बात करें तो -4 और प्लस यहाँ पर 4 कितना होने वाला है, -4 होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ से आपको -4, लेकिन इसके आगे अभी भी क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर -9 और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। ये तो -4 यहाँ तक की क्रिया टोटल थी ना, लेकिन उसके आगे ये माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया है, और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएंगे, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तब बचा कितना, -5। -5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को बिना लिखे ऐसे आपको बनाना है। और मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, कोई तकलीफ नहीं है। यदि न समझ में आए तो जरूर कमेंट कीजिए कि हमें नहीं समझ में आया, पुनः से समझाने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। ऐसे प्रश्नों को बाई ऑप्शन ही बनाना सबसे उचित होता है और सबसे आसानी से बनते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक भिन्न का हर अंश से दोगुने से एक अधिक है। जो भिन्न का जो हर है ना, वो दोगुने से एक अधिक है, तो ये क्या है, ये हो सकता है ऑप्शन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके दोगुने से एक अधिक है, ये नहीं हो सकता है। इसके बारे में बात 4 दूना के 8 1 9, जो एक अधिक है ये सही है। यहाँ बात क्या है, तो 1 दूना के 2 1 3, ये भी आपको सही हो सकता है, ठीक है ना। अभी भी ये सही नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर सही हो सकता है। इसके बारे में आगे कह रहा है कि अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर, यदि अंश में जोड़ दिया जाए 2 और हर में घटा दिया जाए 3, तो घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। तो क्या प्राप्त होने वाली है, इससे कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इससे आप कीजिएगा, यदि अंश में 2 जोड़ने पर, यहाँ पर 2 जोड़ा जा रहा है अंश में और हर में 3 घटाना जा रहा है, तो आपको 1 प्राप्त होना चाहिए। इसमें जोड़िएगा 4 हो जाएगा, इससे घटाइएगा तो 2 हो जाएगा। 4 बटा के 2 क्या प्राप्त हो रहा है, 1 नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ये आपका प्राप्त हो रहा है 2। ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, ये तो पहले से ही नहीं है। अब यहाँ बात की जाए इसके, तो वही क्रिया आपको करनी है। इसमें क्या करनी है, आपको 2 जोड़नी है और अंश में से, यहाँ हर में से 3 को घटानी है, क्योंकि आगे जो बात कर रहा है अंश में क्या किया जाए, 2 जोड़ा जाए और हर में 3 घटाया जाए। पहला तो सब में संतुष्ट कर लिया था, तो अब आपको दूसरा यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर आप घटाइएगा तो क्या होने वाला है, ये आपका 8 और 4 2 6 होने वाला है, और यहाँ पर ये आपका घट करके ये भी आपको 6 होने वाला है। और ये कह रहा है कि ऐसा करने पर आपको 1 प्राप्त होता है, और क्या ये 1 प्राप्त होता है, हाँ 1 प्राप्त होता है, और ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो आपको अगले वाले में आपको करना है कि अंश में 2 जोड़ दीजिए और हर में क्या कीजिए, 3 घटा दीजिए। क्या ऐसा हो रहा है, ये आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको बाई ऑप्शन आसानी से जब बनते हैं तो क्यों इसे सोल्व कीजिएगा। फाजिल आपका समय नुकसान होने वाला है 2-3 मिनट, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को आप बाई ऑप्शन बनाना है, आपको बहुत कुछ नहीं करना है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर के, यहाँ पर 4 माप दिए हुए हैं और 3 मापों को लेकर के कोई त्रिभुज आपको बनाना है। और यहाँ पूछ रहा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, इसके बारे में बताइए कि कुल कितने आपको त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में बताइए। ये आपका डॉलर नहीं है, 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं, कैसे बताएंगे इसके बारे में आप समझिए, ठीक है ना। ये आपका 0 भी नहीं है, आपका 1 है। ऐसे कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर के कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर इसके बारे में पूछा है, कितने त्रिभुज, 2 3 4 5 कितने, ठीक है ना। तो भुजा की माप आपको दिया हुआ है कि 1.2 है, आपको यहाँ पर है 4.2 है, 5.9 है और 8.1 है। यहाँ भुजाएं देखिए, भुजाएं हैं आपको 1.2, 4.2, 5.9 है और 8.1 है। ये सभी आपको यहाँ पर भुजाएं हैं। तो एक बात आप जानते हैं कि दुनिया का चाहे कोई भी त्रिभुज हो, दुनिया का चाहे कोई भी त्रिभुज हो, हमेशा उनके 2 भुजाओं का योग, हमेशा उनके 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। हमेशा 2 भुजाओं का योग, हमेशा 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगी, आपको बड़ी होगी। यहाँ पर मोड़ लगाइए नहीं लगाइए कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगी, सभी हमेशा बड़ी होगी। यदि उसी तरह से बी और सी के बारे में बात करें तो ये हमेशा किससे बढ़ने वाला हो रहा है, ए से आपको बड़ा होने वाला है। ए और बी हो ही गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ए और सी के बारे में बात किया जाए कि ए और सी को यदि आप योग किए, इनका योग किए, तो ये भी हमेशा क्या होने वाला है, बी से बड़ा होने वाला है। अर्थात यहाँ पर कोई भी 2 भुजा को जोड़िएगा तो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होगी। उसी कंडीशन को इसमें अप्लाई करना है, जो आपको यहाँ पर रूल है उसी को आप देखिए कि इसमें कितने इसमें फॉलो हो रहे हैं। क्या 1 से अधिक फॉलो हो रहा है, 2 3 4 कितने फॉलो हो रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यदि आप इन 3 भुजाओं पर बात कीजिए पहले, तो ध्यान दीजिए इसको जोड़िएगा तो क्या इससे बड़ा हो रहा है, मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है। लेकिन अब आपको ये दोनों को आप जोड़ दिए तो 4 1 5 5.4 हो जाएगा, जो कि 5.9 से छोटा हो जा रहा है। तो ये आपको संभव नहीं होने वाला, ठीक है ना, ये आपको संभव नहीं होने वाला है। अब ध्यान दीजिए,
अब आप एक को लीजिए और इन दोनों को आप देख सकते हैं, चेक करके क्या ऐसा संभव हो रहा है। तो 5 एक 7 पॉइंट आपको 1 हो रहा है, जो कि यहाँ पर 8.1 है, ये भी आपको संभव नहीं है। तब आपको यहाँ पर संभव, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसको आप किसी में भी आपको शामिल कीजिएगा तो 1.2 से आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अब आपको इसको छोड़ देना है, इन तीनों को आपको देखना है, इन तीनों से क्या आपको त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। इसको आप जब भी लीजिएगा किसी को भी शामिल कीजिएगा, यदि ये इसको लीजिएगा तो हमेशा क्या हो जा रहा है, आपको गड़बड़ कर दे रहा है। तो अब इनको आप देखिएगा, इन दोनों का आप योग कीजिएगा तो हमेशा क्या होने वाला है, हमेशा देखिए 5 4 9 हो जाएगा और 10.1 हो गया, जो कि 8.1 से बड़ा है। तो इन दोनों का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगी। यहाँ इसका योग कीजिए तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, ये तीसरी भुजा जो है इससे आपको बड़ी हो जाएगी। यदि आप बात करें कि इसका और इसका योग करें, अर्थात 8 का और 4 का योग करेंगे तो इससे हमेशा बड़ी होगी। अर्थात इसमें सिर्फ एक ही त्रिभुज मिल रही है जो कि इनसे आपको संभव है, और इसमें सिर्फ एक त्रिभुज ऐसा मिल रहा है जो कि इस पेयर से आपको चारों से मिला करके आपको बनाया जा सकता है। इसका उपयोग ही नहीं कर सकते, जब भी उपयोग करेंगे तो त्रिभुज आपको बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये इतनी छोटी भुजा हो जा रही ना, इतनी छोटी भुजा हो रही है कि इन दो भुजाओं को आप जोड़ रहे हैं तो तीसरी भुजा के आपको किसी के से बड़ा आ ही नहीं रहे। और आप जानते हैं कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज का फॉर्मेशन हो सकता है। इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, तो इस तरह से इसमें त्रिभुज बनने वाले हैं आपका सी, जो कि 1 है, सिर्फ आपको एक ही त्रिभुज बनेगा और वही उसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान है। ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। कभी इसमें a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछ देगा, कभी यहाँ पर कांस्टेंट का वैल्यू पूछ देगा। तो जब भी ऐसा पूछेगा उस स्थिति में आपको यहाँ जो राशि है उसको आपको k ही मानना है। यहाँ पर तो आपको k मान दिया है और k का मान ही आपको ज्ञात करना है कि क्या होगा। आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, आपको ध्यान दीजिए, इसको यदि आपको लेना है तो इन दोनों को आपको छुपा लेना है, इन दोनों को आपको नहीं लेना है। तो इन दोनों को छुपा करके इससे आपको k का रिलेशन ढूंढना है, k का रिलेशन ढूंढना है। तो a प्लस बी बाई में c बराबर आपका यहाँ पर k होने वाला, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी बाई में c और बराबर k होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको ये पता चला कि जो a प्लस बी है, जो आपका a प्लस बी है वो सी के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत है। उसी तरह से यदि हम लोग बात करें कि इसको हम लोग छुपा लें और इसको छुपा लें तो b प्लस सी बाई में a आपको प्राप्त हुआ। तो यदि उसी तरह से आप यहाँ पर भी निकालना चाहें तो ये आपको हो जाएगा b प्लस सी। यदि b प्लस सी के बारे में बात करें तो b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, a जाकर के k में गुणा हो जाएगा, अर्थात एक ही आने वाला है, कोई दिक्कत है। उसी तरह से यदि हम लोग बात करें कि इसको छुपा लें, इसको क्या कर लें, छुपा लें, और इन दोनों से हम लोग काम करें। यहाँ पर क्या किए थे, इन दोनों को छुपाए थे ना, इन दोनों को छुपाए थे, इसके बारे में निकाले थे। अब इसके बारे में हम लोग को निकालना है तो इन दोनों क्या करेंगे, हम लोग छुपा लेंगे। तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो कि c प्लस a क्या आने वाला है, आपका b के आने वाला है। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और तीनों को आप जोड़ लीजिए, ठीक है ना। यदि आप तीनों को जोड़ते हैं, अर्थात 1 प्लस 2 प्लस 3 सबको जो आप जोड़ते हैं, तो ये ध्यान दीजिए, a है, b है, और यहाँ पर b कितनी बार है, 2 बार है, a भी कितनी बार, 2 बार, c भी कितनी बार, 2 बार। तो आपको जुट जाएंगे, अर्थात 2 कॉमन हो जाएंगे। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि a प्लस b प्लस c हो जाने वाला है। और इसको यदि आप जोड़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 1 के बिग के सिक के, ठीक है ना, 1 के बिग के सिक के कहने का अर्थ क्या है, ये सब में k कॉमन है, अर्थात ये भी क्या हो जाने वाला है, a प्लस बी प्लस सी हो जाने वाला है, क्योंकि सब में k कॉमन है, k से गुणा कीजिएगा तो 1 के बिग के सिक्के हो जाएंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी सी और a प्लस बी प्लस सी दोनों में मिल रहे हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर k के वैल्यू के बारे में ही आपसे पूछ रहा था कि k का वैल्यू कितना होगा, k का वैल्यू 2 होगा और ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको आसानी से बना सकते हैं ऐसे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिखें आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक दोस्तों बने रहिएगा, सभी के सभी अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, प्रश्न तो है ही, कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप सीखते हैं, सीख लेते हैं तो आसानी से सभी प्रश्नों को ऐसे जब भी पूछे जाएंगे बना सकते हैं। तो आपको भले ही एग्जाम नहीं अभी है, लेकिन आपका प्रिपरेशन रेगुलर करना है। चाहे आप किसी भी टेट का तैयारी करते हो, यूपी टेट का तैयारी कर रहे हो, सीटेट का तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी का तैयारी कर रहे हो, DSSB का तैयारी कर रहे हो, चाहे केवीएस के आप एग्जाम आने वाले समय में आप देना चाहते हैं, तो आप शुरू से ही आपका एग्जाम में प्रिपरेशन चलना चाहिए, तभी आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको खूब पूछे जाते हैं, यूपी टेट में पूछे जाते हैं, सी टेट में पूछे जाते हैं, और इस बार केवीएस में तो खूब ऐसे प्रश्न आपको पूछे गए। ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं था जिसमें आपको ये प्रश्न नहीं पूछे गए, ठीक है ना। तो आपको ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है इसको आप सीखिए। यहाँ पर कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के बारे में कह रहा है, मैं पिरामिड के बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो यदि यहाँ पर प्रिज्म के बारे में बात करें तो प्रिज्म त्रिभुजाकार है, ठीक है ना। ये जो प्रिज्म है आपको त्रिभुजाकार है। अब त्रिभुजाकार प्रिज्म आपको कैसे बनेगा इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको त्रिभुजाकार प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका त्रिभुजाकार, ये आपका प्रिज्म हो गया, ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है। और इसमें पूछ रहा है, इसमें जो कह रहा है ना, इसके कितने होंगे, यहाँ पर इसके कितने होंगे, यहाँ पर शीर्ष के बारे में कह रहा है कितने शीर्ष होंगे। तो शीर्ष कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसमें जो शीर्ष हैं अर्थात वर्टेक्स है, यहाँ पर शीर्ष के बारे में बात की जाए, शीर्ष हो जाए, ठीक है ना। अर्थात वर्टेक्स जो होगा इसके कितने होने वाले हैं, 6 होने वाले हैं। यदि यहीं पर आपसे ये पूछ देता कि इसके किनारे कितने हैं, ठीक है ना, इसके किनारे कितने हैं, इसके फेस कितने हैं, फेस के बारे में आपसे पूछ देता इसके फेस कितने हैं, तो फेस कितने होंगे। देखिए ये आपको झोंपड़ी के आकार का है प्रिज्म, ठीक है ना। तो एक इस साइड में, एक इस साइड में, उसके अपोजिट साइड में फेस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एक आपको ये त्रिभुजाकार, एक आपको ये त्रिभुजाकार, 2 2 4 हो जाएगा। और नीचे वाला एक हो जाएगा 5, अर्थात टोटल फेस के बारे में बात करें तो इसमें 5 हो जाने वाला है। अब इसके अलावा और भी इसमें आपको प्रश्न पूछ सकता है, एज के बारे में पूछ सकता है, किनारों के बारे में पूछता है, इसमें किनारे कितने होंगे, ठीक है ना। ये आपको क्या है, आपको पृष्ठ है, या आपको जो आपको एफ है, इसके कितने सरफेस होंगे, पृष्ठ होंगे, इसके बारे में है। ये आपको एज है, अर्थात किनारे के बारे में कितने किनारे होंगे। ध्यान दीजिए, ये आपको त्रिभुजाकार है तो त्रिभुजाकार में आपको 3 किनारे होने वाले हैं। त्रिभुजाकार में कितने किनारे, 3 किनारे। और इस त्रिभुजाकार में आपको 3 किनारे, टोटल 3 6 किनारे। उसके अलावा एक किनारा ये हो जाएगा, उसके अलावा एक किनारा ये हो जाएगा, और इसके अलावा एक किनारा ये हो जाएगा। तो टोटल किनारे कितने हुए, 3 3 6 और 3 आपको 9 होने वाले हैं। तो टोटल किनारे आपको 9 होने वाले हैं। तो इस तरह से आपको इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपको एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यदि आप याद रखेंगे तो भी आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ यदि वर्टेक्स के बारे में बात किया है कि वर्टेक्स क्या है, आपको 6 प्राप्त हो रहा है, तो वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, तो 2n, ठीक है ना, 2 गुना n। n क्या है, यहाँ पर भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या कहने का अर्थ क्या है, n क्या है यहाँ पर, यहाँ ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, तो ट्रायंगुलर कहने का अर्थ 3 है, तो 3 से गुणा करना है, ठीक है ना। यदि यहाँ पर 4 भुजाओं वाला ये आपका प्रिज्म होता तो 4 से आप गुणा करते। 5 भुजाओं वाला प्रिज्म होता तो यहाँ पर 5 से गुणा करते। 6 भुजाओं वाला प्रिज्म होता तो आपको 6 से गुणा करना है। वही यहाँ पर n है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बात किया जाए इसके फेस के बारे में कि फेस क्या होता है, तो फेस इसका हमेशा होता है n+2 होता है। n क्या है, आपको यहाँ पर ट्रायंगुलर है तो n का वैल्यू 3 है, 3 + 2 5 वाला होता तो 5 + 2 7 होता, ठीक है ना। यहाँ पर एज किनारे के बारे में बात की जाए कि किनारे कितने होंगे, तो किनारे इसके 3n होते हैं, ठीक है ना। यदि पंचभुज है तो यहाँ पर 3 × 5 हो जाएगा, 15 उसमें आपको एज हो जाएंगे। कोई दिक्कत है, मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि चतुर्भुज होता तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, अर्थात 4 3 12 होता। यहाँ पर क्या है, इनमें वैल्यू पुट कीजिएगा। यहाँ पर ट्रायंगुलर था तो उसमें कितना आप पुट किए हैं, यहाँ पर 3 रख दिए हैं n का वैल्यू। यहाँ पर ट्रायंगुलर के लिए n का वैल्यू 3 रखना है, ठीक है ना। 4 भुजाओं के वाली हो आपको प्रिज्म तो उस स्थिति में आपको 4 रखना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। अब इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है तो यहाँ पर अब आप प्रिज्म के बारे में तो समझ गए। अब यहीं पर यदि पिरामिड के बारे में बात करें तो ट्रायंगुलर पिरामिड कैसा बनता है उसके बारे में सीख लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल वाले बेस का जो पिरामिड होता है उसको ट्रायंगुलर पिरामिड कहते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है और इसी के शीर्ष को सबको मिला दिया गया है इससे, तो ये आपको पिरामिड बन गया, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर पिरामिड बन गया, ये आपका ये पिरामिड बन गया। ये क्या है, बाहर आपको निकला हुआ है, और ये आपका जैसे कि मंदिर का नोक होता है ना, उस तरह का आपको पिरामिड होता है। तो ये आपको पिरामिड है। इसके बारे में यदि बात की जाए कि कितने शीर्ष होंगे, कितने पृष्ठ होंगे, कितने इसके एज होंगे, तो इसको भी आप सीख लीजिए। यदि इसके शीर्ष के बारे में बात की जाए अर्थात वर्टेक्स के बारे में बात की जाए, कितने वर्टेक्स होंगे, तो कितने वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसके वर्टेक्स कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो वर्टेक्स क्या हो गए, 4 हो गए। यदि यहीं पर हम लोग बात करें इसके फेस कितने हैं अर्थात सरफेस कितने हैं, तो ट्रायंगुलर 3 ओर से 3 फेस उसके दिखेंगे, और एक उसके नीचे, उसके जो जिस आधार पर होगा पिरामिड उसका नीचे वाला फेस एक वो हो गया। तो 3 1 टोटल कितने फेस होने वाले हैं, आपको 4 होने वाले हैं। अब यहाँ पर आप वर्टेक्स समझ गए, फेस समझ गए। अब इसके एज के बारे में बात किया जाए कि इसमें किनारे कितने होंगे, किनारे कितने होंगे, तो यहाँ पर किनारे कितने मिल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक किनारा ये प्राप्त हो गया, एक किनारा ये प्राप्त हो गया, और एक किनारा आपका ये प्राप्त हो गया, और उसके अलावा जो बेस में किनारा है उसका 3 ये किनारा। तो टोटल किनारे कितने हुए, 6 किनारे हुए। अब इसके फॉर्मूला के बारे में बात करें कि इसका फॉर्मूला कैसे होगा। यहाँ पर ट्रायंगुलर के बारे में बात करें तो ट्रायंगुलर में भुजाएं कितनी होंगी, 3 होगी। जो आपको यहाँ पर ट्रायंगुलर कहने का अर्थ क्या है, 3 होंगी। तो यहाँ पर जो n+ आपका 1 होने वाला है, अर्थात
n का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 + 1 आपका 4 प्राप्त होने वाला है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा n + 1 हो जाएगा और यहाँ पर जो होता है आपको 2n होता है। 2 × n, n की भुजा कितनी है आपको 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 भुजाओं वाला आपको यहाँ पर पूछ सकता है कि क्या होगा, 5 भुजाओं वाला आपको पिरामिड पूछ सकता है, 6 भुजाओं वाला पिरामिड, 8 भुजाओं वाला पिरामिड, चाहे कोई भी पूछे। यहाँ पर आपको पिरामिड के लिए ये यूज करना है, जो पिरामिड है पिरामिड के लिए आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। और यदि आपको यहाँ पर प्रिज्म के बारे में बात करें तो प्रिज्म के लिए आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। और मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यदि कोई तकलीफ नहीं है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आज अभी के लिए इतना ही। इसी तरह की वीडियो के लिए इस चैनल में बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।